पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर गुरुग्राम किया रवाना। सीएम बोले नशा मुक्त हरियाणा होगा। मंत्री अरविंद शर्मा का वक्फ संशोधन कानून को लेकर बयान, कहा सबको अपना पक्ष रखने का पूरा समय दिया गया। मंत्री अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। आसमानी बिजली गिरने से गांव नांगला में एक महिला की मौत, बच्ची गंभीर रूप से घायल। महिला को घायल अवस्था में ले जाया गया अस्पताल, चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित किया। सोनीपत में तेज आंधी के साथ आई बारिश में अनाज मंडी में गेहूं भीगा, तिरपाल की व्यवस्था न होने से भीग गया गेहूं। मार्केट कमेटी के दावों की पोल खुली। दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत। तेल का टैंकर मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी पर पलटा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह फरीदाबाद पहुंचे। यहां सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा को गुरुग्राम के लिए रवाना किया। ये साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खात्मे के लिए है। तो सेक्टर 12 खेल परिसर से यात्रा की शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइकिल खुद चलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि गर्व की बात है कि फरीदाबाद की जनता एक पावन उद्देश्य के साक्षी बनी है। सुने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज फरीदाबाद की यह धरती एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। मुझे खुशी है कि इस एक जन जागरण का ये संकल्प नशा मुक्त का अभियान बने, जन जन की पहचान। ये मेरे लिए खुशी की बात है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना भी करता हूं। गुहाना में हरियाणा के जेल पर्यटन और सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान सामने है। अरविंद शर्मा ने ये कहा कि वक्फ संशोधन कानून संसद में 8 घंटे की बजाय बहस के बाद पास हुआ। सबको अपना पक्ष रखने का पूरा समय दिया गया। उसके बाद राज्यसभा में भी पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून बन गया। विपक्ष द्वारा विरोध और सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर कहा कि विपक्ष संसद में तो विरोध करते हैं, जबकि संसद के बाहर भी उन्होंने माना है कि पहले वाला वक्फ कानून सही नहीं था। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद शर्मा ने। देखिए, वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन कानून ये बहुत ही अच्छे तरीके से और कानूनी तरीके से और देश के हित में, मुसलमानों के, मुसलमान महिलाओं के, सबके हित में ही। ये आपको सबको पता है कि इस पर पहले भी विरोध हुआ। विपक्ष ने अपने अपने तरीके से, विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर तो विरोध करता है, लेकिन बाहर वो भी कहता है कि जो वक्फ कानून था पीछे वो ठीक नहीं था। और अब ये संशोधन, जो वक्फ संशोधन जो कानून आया है, अब कानून का रूप ले लिया है। पार्लियामेंट में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति से साइन होकर के अब वो कानून के रूप में है। और मैं कहता हूँ धीरे धीरे करके 8 घंटे की पार्लियामेंट में चर्चा थी जो 12 घंटे में खत्म हुई, यानी कि हर एक को मौका दिया। और पूरा देश जानता है, पूरा देश इससे सहमत है कि वक्फ संशोधन कानून देश के हित में। मौसम में हुए बदलाव के बाद आई बरसात में आसमानी बिजली गिरने से गांव नांगला में एक महिला की मौत हो गई। बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 दिनों तक पड़ी गर्मी के बाद गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिसके चलते गरज चमक के साथ छींटे पड़ने शुरू हो गए। इसी गरज में गांव नांगला में खेत में काम करने के बाद घर लौट रही महिला और उसकी बच्ची पर आसमानी बिजली जो है वो कहर बनकर गिरी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। और खेत में काम कर रहे लोगों ने आसमानी बिजली की आवाज सुनकर घायल महिला के पास
पहुंचे और तुरंत परिजनों को और एम्बुलेंस को सूचित किया। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मेरी घर वाली कितनी उम्र है 40 साल है। और क्या हुआ जी, ये बताएंगे? बिजली गिर गई जी। कहाँ पे थी ये महिला? खेत में से घर आने लग रही। खेत में क्या करने के लिए? चने इकट्ठे करने लग रही। दिहाड़ी? हाँ, अपनी गाड़ी साथ में था जी कोई बच्चा? एक गुड़िया थी साथ में। कितने साल की? 12-13 साल की थी। उसको कोई दिक्कत तो उसके भी दिक्कत हो रही है, उसकी टांगा पे दिक्कत और हाथ में दिक्कत हो गई जी। वो लंगड़ी लगना दिलाने गई जी हमारे पास। अच्छा, उसने उसका भी चले कौन जाता बेचारी को। ठीक है। बड़ी औखी होके जाके भाग के आई, थोड़े दूर फिर आवाज सुनी हमने, वो तो उठ के बाज के आए सारे। एम्बुलेंस चालक हो आप? हाँ जी, आरएमसी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता हूँ। तो ये आपको कैसे पता लगा जिसका? मेरे पास कॉल आई थी जी नागड़ा से, एक दोस्त है, वो बोला भी खेत में बिजली गिर गई, तो इसकी मौके पे डेथ हो गई थी, तो खेतों से उठा के लेके आए जी इसको। तो महिला है या पुरुष है? महिला है जी, महिला। उम्र कितनी के जी? उम्र इसकी 40-45 के प्लस लग रही है सर। तो पता आसमानी बिजली? आसमानी बिजली गिरी है, साथ में इसके एक लड़की खड़ी थी 7-8 साल की, उसके भी पैरों में आई है कुछ, और वो सुनाई नहीं दे रहा, उसको भी कानों में भी दिक्कत आई है। कितने बजे घटना है? ये मेरे को आधा पौना घंटा पहले फ़ोन आया था जी। कुछ नाम पता कुछ मालूम है जिनको? जो पेशेंट है जी, उनका नाम नहीं सर पता। यमुनानगर में 14 अप्रैल को गांव कैल में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर प्रशासन ने लगभग 175 एकड़ जमीन किसानों से ली है और इस जमीन पर कहीं रैली का टेंट तो कहीं पार्किंग की सुविधा जो है वो दी गई है। तो जमीन को लेकर खेतों में खड़ी फसल भी कच्ची पक्की काट दी गई थी। ऐसे में किसान मुआवजे को लेकर लगातार प्रशासन से संपर्क साध रहे थे, तो इन लोगों के मन में नाराजगी भी नजर आ रही है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के किसानों ने पहले प्रशासन के आगे नाराजगी जताई थी, लेकिन बाद में जब प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के इन पदाधिकारियों को वो लेटर भी दिलवा दिया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 175 एकड़ जमीन पर जो भी फसल काटी गई थी उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। लेकिन अब इन किसानों को रैली समाप्त होने के बाद फसलों का मुआवजा भी प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा और इस मामले में प्रशासन ने पहले ही लिखित में भेज दिया गया। देखिए, जो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका कैल गांव में जो किसानों की ज़मीन, जो उसमें कच्ची पक्की फसलें जो काट दी गई हैं, वहाँ समतल किया गया है, तो हमें कुछ किसानों की ये शिकायतें मिली थी उनकी तरफ से कि भाई हमारा मुआवजे की स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। तो भारतीय किसान का एक प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब और डिप्टी साहब शामिल हुए हैं आज की वार्ता में, और सारे हमारे बीकेयू के जो यमुनानगर का कार्यकारिणी सभी इसमें शामिल हैं। ये हमें एक प्रपोजल है जो सरकार के प्रशासन की तरफ से ये हमें दी गई है एसडीएम साहब की तरफ से, और इसमें 1,86,00,000 कुछ 4 का मुआवजा इन्होंने कहा निर्धारित हमने किया है, और 175 एकड़ ज़मीन 6 मरले भूमि इस पर्पज़ के लिए रैली के लिए ली गई है। यहाँ बातचीत में ये भी हुआ कि भूमि और भी ज़्यादा बढ़ती है या कुछ ऐसा नुकसान है जो अभी सामने नहीं आ रहा, और उसको भी उसमें कंसिडर करा जाएगा, और एक एक पैसा ज़मीन का एक एक इंच हम उसी हालात में करके देंगे। जो अभी आगामी जो हमारा उद्घाटन है इसका थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का उद्घाटन है, उसके संबंध में जो समारोह है उसके लिए कैल गांव में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आप सबको विदित है। तो किसानों के मन में किसी तरह का संदेह ना रहे, जो वहाँ पर लोग थे तो उन लोगों की तरफ से बार बार क्वेरीज आ रही थी कि मुआवजा दिया जाएगा या उनकी ज़मीन ख़राब ना हो, उसके संबंध में किसानों के टच में थे और कल उसका मुआवजा कैलकुलेट करके सरकार को भेज भी दिया गया था। परंतु फिर भी कई भाइयों के समक्ष प्रतिनिधि भी, किसान प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके माध्यम से जो भी किसानों के डाउट्स थे वो सामने आए, जो प्रक्रिया है उसके बारे में एक क्लैरिटी उन लोगों को दे दी जाए। तो आज वही बातचीत हुई है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। जो वहाँ के निवासी हैं जिनकी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से ये प्रोग्राम सफल हो रहा है, और उनको आज क्लियर कर दिया गया है कि जो भी ज़मीन उनकी यूज़ करी जा रही है उस ज़मीन के संबंध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी की पाइपलाइन का नुकसान होता है, किसी की ज़मीन का कोई नुकसान होता है, वो भी भरपाई करी जाएगी। जहां मौसम ने करवट बदली और आंधी के साथ आई बारिश ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों की पोल
खोल कर रख दी, जहां अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। आलम यह था कि गेहूं की बोरियों पर तिरपाल तक ढकने तक की भी सुविधा नहीं थी। किसानों का ये कहना है कि प्रशासन को बारिश से संबंधित इंतजाम को दुरुस्त करने चाहिए और किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए भी जरूर दिखाई दिए। एकदम तो किसी का भी ना हो, कोई इंतजाम ना कर सकता है एकदम आने में। ये तो पता लगा मौसम बदला जी पर मेरा पटेगा। तो कुछ इंतजाम थे यहाँ पर ढकने को लेकर? मन नहीं ना मेरा इच्छा क्यों वो नौबती आई है नहीं जानते अंदर कर दिए, अंदर करते बाहर जाइए। तो क्या मांग करते हो? मंडी में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? बस इधर तो घड़ियाँ होनी चाहिए या दिक्कत आनी चाहिए, कोई दिक्कत बीजे तो पलट तो चाहिए। जाम पे तरपाल ढकेंगे तो कुछ खुले पड़े, इसको लग गया उसको लग गया, बाकी खुले पड़े। तो बाकी क्यों जैसे भीग गया है तो ये भी खराब होने के उसको हो जाएगा। हाँ खराब तो होएगा, भीगा उड़ गया तो भाई। तो प्रशासन की ओर से, मंडी की ओर से कुछ थे प्रशासन का कोई क्या व्यवस्था, बस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, बताओ। हिसार में दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर एक बहुत ही भयंकर, दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला हादसा पेश आया। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तेल टैंकर के मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी के ऊपर पलट जाने की वजह से हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और तेल टैंकर के नीचे दबने से पति के शरीर का कोई भी हिस्सा सबूत नहीं बचा। व्यक्ति के शव के बचे हुए हिस्सों को समेटकर एक कपड़े में लपेट कर ले जाया गया। जी मैं पुल पे से उतर रहा था, यहाँ तेल वाला टैंकर सीधा आ रहा था, 40-50 इसकी बीच में स्पीड थी। ये बाइक वाला यहाँ से आया जी और वो बाइक वाला ने एकदम ब्रेक मारी है, ट्रक वाला ने बचाने की पूरी कोशिश करी, जब ये लग के पलटा मार गया। कितने लोग यहाँ से यहाँ का सीटा था जी, ये एक चार की तरफ से आ रहा था भाई। ये सॉरी ये 7 रोड के अंदर से, ये 7 रोड गाँव का ही है। कोई ये भाई साहब आए थे थोड़ी देर पहले, इन्होंने बताया हमारे परिवार का है। कंटेनर वाला तो भाई ड्राइवर पब्लिक मारेगी, आड़े ब्रेकर तो बनवाओगे भाई, सरकार काम तो करे, प्रशासन करे, पर ये भी आड़े ब्रेकर तो बहुत जरूरी है। इस मोड़ पर तो रोज एक्सीडेंट हुआ है, रोज एक्सीडेंट हुआ है इस ब्रेकर पे। ये आड़े ब्रेकर हो तो किमें को नहीं हुआ भाई। हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बाइक का और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। हम मौका पाए हैं तुरंत। ये ऑयल टैंकर है, ये जो हादसे की तरफ से आ रहा था और सुनने में आ रहा है कि बाइक वाला जो लिंक रोड है उससे हाईवे पर अप्रोच कर रहा था। तो बाइक वाला का हो सकता है बैलेंस खराब हुआ या आगे कुछ था और दोनों का आपस में एक्सीडेंट हुआ और ट्रक पलट गया। इसमें अभी तक 2 कैजुअल्टी हो चुकी है, एक लेडीज है, एक आदमी है। कौन है अभी तक मेरे पास ऐसी सूचना है नहीं, शनाख्त नहीं हो पाई अभी तक। किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और भूमि की उर्वरता में कमी आती है। इसके साथ ही जान माल की भी हानि को नुकसान होने का डर रहता है, जिस पर सरकार के द्वारा फसल अवशेषों में आगजनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। रोक के बावजूद फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर रहा है, जिसके लिए कृषि विभाग ने 70 टीमों का गठन भी किया है। करनाल कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिला करनाल में अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4,05,000 एकड़ में गेहूं की काश्त का हमें इन रजिस्ट्रेशन किसानों द्वारा की गई है, जिसमें प्राय देखने में आता है कुछ किसान गेहूं की कटाई के बाद जो फाने बचते हैं उसमें आग लगा देते हैं। हम सभी जानते हैं आग लगाने से जहाँ वातावरण प्रदूषित होता है वहीं कई बार देखने में आया कि इससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और मित्र कीट मर जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी नुकसान होता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा गेहूँ के फसलों के फानों को जलाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसी सिलसिले में माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी किसान गेहूं के अवशेषों में आग न लगाए। तो इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी लगातार किसानों को इस बारे में सूचित किया जा रहा है और उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो फानों में आग न लगाएं। मेरा आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध है कि वो गेहूं के फानों में आग न लगाएं, इसे तूड़ी बनाएं और क्योंकि आग लगाने से बहुत नुकसान होता है, तो वैसे भी किसान हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसान आग लगाता है तो उसमें 30,000 रुपये तक का जुर्माना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।